हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग इतिहास का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। आज के हमारे चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल के जो राज्य थे वो कैसे थे, उस टाइम पे जो राजा थे उनका चुनाव कैसे होता था, और इस चैप्टर में हम मगध और वज्जी महाजनपद जो थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, तो देर ना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लगभग 50 वर्ष से पहले से क्या है कि हम जो अपने शासकों का चुनाव करते हैं वो मतदान के जरिए, अर्थात हम वोट डाल के अपने शासकों को चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन बहुत साल पहले जो था वो लोग कैसे शासक बनते थे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लगभग 3000 साल पहले क्या होता था कि कुछ लोग जो थे वो बड़े बड़े यज्ञ या फिर अनुष्ठान करके क्या करते थे कि राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे, राजा बन जाते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था और अश्वमेध यज्ञ इसका उदाहरण है। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अश्वमेध यज्ञ के दौरान अंतर्गत क्या होता था कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में उनके जो मंत्री होते थे उनकी देख रेख में स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। और इस घोड़े को अगर दूसरे राजा रोकते थे तो उनको क्या करना होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा होते थे उनसे लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और यदि सामने वाला राजा यदि उस घोड़े को अपने सामने से जाने देता तो इसका मतलब यह होता था कि जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ओके, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था और यह यज्ञ जो है वह जो विशेष पुरोहित होते थे इसके लिए विशेष पंडित द्वारा इस यज्ञ को संपन्न कराया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था और इसके लिए इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए क्या किया जाता था कि जो पंडित होते थे उनको उपहार दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और जो राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे उनको बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे और यज्ञ में जितने भी राजा को बुलाया जाता था वो क्या करते थे तो वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था और इन सभी आयोजनों में राजा का स्थान सबसे उच्च होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था और युद्ध क्षेत्र में क्या होता था, राजा का जो सारथी होता था, राजा का जो रथ चलाने वाला होता था वही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता रहता था और वो जो सारथी होता था वो क्या करता था कि यज्ञ के अवसर पर राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे और राजा के जो सगे संबंधी होते थे, विशेषकर जो उनकी पत्नियां होती थी या फिर जो उनके पुत्र होते थे, उन्हें भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान या फिर यज्ञ करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे और विष अथवा वैश्य जैसे जो सामान्य लोग होते थे वो भी उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था और जिन्हें पंडित शूद्र मानते थे
उन्हें क्या किया जाता था कि अनुष्ठान में कई ऐसे अनुष्ठान होते थे जिनमें उनको सम्मिलित नहीं किया जाता था। बढ़ते हैं आगे। वर्ण, उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। उस समय जो ये समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। जिसमें ये 4 वर्ग कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। और ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन, अध्यापन करना तथा यज्ञ करना, जिसके लिए उन्हें क्या होता था कि उपहार दिया जाता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की सुरक्षा करना। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। वैश्यों का काम क्या था? खेती करना और पशुओं को पालना तथा व्यापार करना। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था, जबकि शूद्र का काम क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। ओके। जनपद, अब हम जनपद के बारे में पढ़ेंगे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ये जो महायज्ञ करने वाले राजा थे वो अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा कहे जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, और जनपद का अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 45 में दिखाए गए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जनपद आपको जो मानचित्र मैं दिखाऊंगी उसमें दिखाए गए हैं। मैं आपको दिखा दूं एक बार इसको जूम कर दें। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैशाली हुआ, यहाँ पे ये वैशाली हुआ, ये मगध है, यहाँ पे ये वज्जी हुआ, यहाँ पे ये हस्तिनापुर हुआ। इन्हीं जनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, और पुरातत्वविद जो हैं उन्होंने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा इनमें प्रमुख हैं। जिनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? दिल्ली में पुराना किला हुआ, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास जो हस्तिनापुर मैंने आपको अभी मानचित्र में दिखाया है वो हुआ, और एटा के पास अतरंजी खेरा नामक जगह जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, और खुदाई से पता चला है कि लोग जो थे उस टाइम पे वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और ये लोग कौन से फसल उगाते थे? चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों। ओके। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। उस टाइम पे लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, और इनमें से जो कुछ बर्तन होते थे मिट्टी के बर्तन वो कैसे होते थे? धूसर और लाल रंग के। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, और मैंने जो आपको पुरास्थल ऊपर बताए हैं, जो अतरंजी खेरा हुआ या फिर हस्तिनापुर हुआ, यहाँ से कुछ विशेष प्रकार के भी बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, और इन बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? चित्रित धूसर पात्र के नाम से। और इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है, और ये जो बर्तन जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है वे आमतौर पर कैसे होते थे? सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते थे। इन पर सरल रेखाओं में तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्र बनाया गया था। आपको मैं 1 मिनट इमेज में दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं, ये है चित्रित धूसर पात्र। ओके। अब इसकी विशेषताएं पढ़ लें। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। और इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर कौन से बर्तन मिले हैं? थालियाँ और कटोरियाँ। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं, और ये पात्र बहुत ही पतली होती थी, सुंदर और चिकने होते थे। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था, और पुरातत्वविदों का ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार के बर्तनों का उपयोग किस टाइम पे किया जाता था? खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए। ओके। आप देख सकते हैं
ज्यामितीय आकृति यहाँ पे बनी हुई है, ज्योमेट्रिकल शेप में ये बना हुआ है या फिर सरल रेखा में बनी हुई है। ओके, बढ़ते हैं आगे। महाजनपद। अब हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। आज से लगभग 2500 साल पहले क्या हुआ कि कुछ जो जनपद थे वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए, उनकी महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए उन्हें क्या कहा जाने लगा? महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और अधिकतर महाजनपदों की कितनी राजधानी होती थी? एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और कई राजधानियों में क्या था कि किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। और किलेबंदी का मतलब क्या होता है कि राजधानी के चारों ओर लकड़ी, ईंट या फिर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। और ऐसा लगता है इन किलों को देखकर, इस किलेबंदी को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग थे वहाँ के वो राजाओं के आक्रमण से डरकर ही किले का निर्माण करते थे, बल्कि कुछ राजा ऐसे भी होते थे जो अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार इसलिए खड़ा करते ताकि अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन कर सके। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। और इस तरह की दीवार बनाने के लिए क्या करना पड़ता था कि लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। और इस प्रकार की दीवार बनाने के लिए एक अच्छे योजना की, एक अच्छे जो आप कह सकते हैं कि उच्च कोटि की योजना की आवश्यकता पड़ती थी। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी और इनके निर्माण में क्या था कि संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। इन जो स्त्री पुरुष या फिर बच्चे इस किले को बनाने में अपना जो योगदान देते थे, इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। ओके, कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। एक मिनट, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, यह इमेज जो है ये कौशाम्बी किले की दीवार है और यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। और इसके एक भाग का निर्माण कब हुआ था? लगभग 2500 साल पहले। अब राजा सेना रखने लगे थे। अब क्या था कि राजा जो थे वो सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और सिपाहियों को भी नियमित वेतन दिया जाने लगा था और उन्हें वर्ष भर उनसे काम लिया जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था और इन सिपाहियों को जो भुगतान किया जाता था वो उनमें से कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे और इन आहत सिक्कों के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। महाजनपद के जो राजा होते थे वो विशाल किलों का निर्माण करवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी और इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों, बहुत अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी और जाहिर सी बात है कि जो किले निर्माण, वो तो राजा खुद से तो निर्माण करेगा नहीं, इसके लिए तो कर्मचारी रखने होंगे और इसलिए क्या था कि उनको कर्मचारी की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। इसलिए क्या किया कि महाजनपद के जो राजा होते थे वो अब सिर्फ लोग द्वारा जो उपहार लाए जाते थे उस पर ही निर्भर न रहकर अब उन लोगों से नियमित रूप से कर वसूलने लगे।
पहला है फसलों पर लगाए गए कर। ये जो महाजनपद के राजा होते थे ये फसलों पर लगाए कर लगाते थे। कारीगरों के ऊपर कारीगर पर कर लगाते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। और ये जो पशुपालक होते थे उनको जानवरों या फिर उनके उत्पाद के रूप में उनसे जो जानवरों से जो उत्पाद प्राप्त होता था, जो उनसे वस्तुएं प्राप्त होती थी, उनके रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। व्यापारियों किस पर कर देना पड़ता था? सामान पर। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। और आखेटक अर्थात शिकारी लोग जो होते थे या फिर संग्राहक जो होते थे, जो वस्तुओं का संग्रह करते थे, उनको जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। और इस युग में क्या हुआ कि कृषि के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे और हल के जो फाल थे वो अब लोहे के बनने लगे थे, जो पहले लकड़ी के बनते थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इस तरह का इमेज आपको याद होगा। इस तरह का कुछ इमेज था जिसमें से ये जो है पहले ये लकड़ी के होते थे, अब ये लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। और अब क्या था कि जो कठोर ज़मीन होती है उसको लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि फसलों की उपज भी बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। और अब क्या किया गया कि बीज छिड़क कर धान उपजाने के स्थान पर धान के पौधों को ही वो लोग तैयार करके तब उनका रोपण करना शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि पहले जो कम पौधे जीवित रहते थे, अब उसकी तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहने लगे थे। इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। बढ़ते हैं आगे। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। अब हम मगध जो महाजनपद थी उस टाइम पे उसके बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 45 में मगध ढूंढो। मैं आपको एक बार दिखा दूं मगध मानचित्र में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है मगध। ठीक है, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। और लगभग 200 सालों के भीतर क्या हुआ कि मगध जो है वो सबसे ज़्यादा, जितने भी महाजनपद थे उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। और मगध से होकर कौन सी दो नदियाँ बहती थी? गंगा और सोन। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये जो गंगा और सोन नदियाँ थी वो यातायात, जल वितरण तथा ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। ये जो मगध महाजनपद थी उसका एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। और इन जंगलों में जो हाथी पाए जाते थे उनको पकड़कर क्या किया जाता था? उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद जो राजा होते थे वो इनको सेना के रूप में रख लेते थे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी। और इतना ही नहीं था, जो जंगल होते थे जंगल से घर की लकड़ियों से घर भी बनाए जाते थे। गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। इसके अलावा मगध जो महाजनपद है उसमें लौह अयस्क की भी खदानें पाई गई है। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। और मजबूत औजार तथा हथियार बनाने के लिए ये जो अयस्क पाए गए हैं, लौह अयस्क, बहुत ही उपयोगी होते थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। और मगध में जो महत्वपूर्ण शासक हुए, दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण शासक, उनका नाम था बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे तथा अन्य ये जो मगध के शासक थे अजातशत्रु या फिर बिंबिसार, ये अन्य जनपदों को, मगध को छोड़कर जो अन्य जनपद थे उनको जीतने के लिए हर संभव प्रयत्न करते रहते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। और इन दोनों जो शासक थे, इनके अलावा महापद्म नामक शासक भी था जो अत्यधिक महत्वपूर्ण थे।
उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। और बिहार में जो अभी जो जिसे हम राजगृह के नाम से जो पहले राजगृह के नाम से जाना जाता था और अभी हम उन्हें राजगीर के नाम से जानते हैं, यह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ओके। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया और बाद में राजगीर के बाद पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, उसे मगध की राजधानी बनाया गया। तेईस सौ साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। 2300 साल से भी पहले की बात यहाँ पे की गई है कि मैसिडोनिया का जो राजा था सिकंदर, वह विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया। और पूरी तरह वह सफल ना भी हो सका, तब भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। और जब जीतने के बाद, व्यास नदी के किनारे तक पहुंचने के बाद, जब सिकंदर ने मगध की ओर बढ़ना चाहा तो सिकंदर के जो सिपाही थे उन्होंने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। और ये जो सिकंदर के सिपाही थे, उनको इस बात का डर था कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, इसलिए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। ओके। वज्जी। अब हम वज्जी महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था और मगध के नज़दीक ही वज्जी नाम का राज्य था। मैं आपको मैप में 1 मिनट दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ है मगध और इसी के बगल में यहाँ पे है वज्जी। अब हम वज्जी के बारे में पढ़ेंगे। जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। और वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली बिहार। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी और वज्जी नामक जो राज्य था वहाँ एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। और इस शासन व्यवस्था को क्या कहते थे? गण या संघ। गण या संघ में कई शासक होते थे। गण या फिर संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। गण और संघ में जितने भी शासक होते थे उन सभी को राजा कहा जाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और ये जितने भी राजा होते थे वे सभी मिलकर एक साथ अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। और ये जितने भी राजा होते थे वो आपस में सभा में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए यह तय करते थे कि क्या करना है और किस प्रकार से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे और शत्रुओं के आक्रमण से बचने के लिए ये सभी राजा आपस में मिलकर चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जबकि स्त्रियां हुई, दास हुआ या फिर कम्मकार हुआ, ये सभी इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। और वज्जी संघ का जो ऊपर में हमने वर्णन किया है या फिर जिसके बारे में पढ़ा है वो कहाँ से लिया गया है? दीर्घ निकाय से। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और दीर्घ निकाय बौद्धों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। और इस दीर्घ निकाय में बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। ये जो अजातशत्रु थे वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। और इसके लिए क्या किया अजातशत्रु ने? जो उनके मंत्री थे वत्सकार, उनको बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा।
बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है, और बुद्ध ने वस्त्रकार से क्या पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, और पूछा कि क्या वज्जी की जो सभाएं वो नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी जो सदस्य होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, और जब महात्मा बुद्ध को पता चला कि हाँ वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है और उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। दूसरा है आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। अगला है पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। चौथा है बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। अगला पॉइंट है वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। अगला पॉइंट है शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। और लास्ट पॉइंट है विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। जिसके फलस्वरूप बुद्ध ने क्या कहा कि अगर ये वज्जीवासी इन सब नियमों का पालन करेंगे तब तक वज्जीवासी जो है वो उन्नति करते रहेंगे। ओके, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। कई शक्तिशाली राजा जो थे वो इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके फलस्वरूप भी क्या हुआ कि उनका राज्य जो था वो अब से लगभग 1500 साल पहले तक अस्तित्व में बना रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि गुप्त शासक जो आए उन्होंने इन गण और संघों पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। इनके बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे और इन गुप्त शासकों के बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। यदि आपको अपना कोई सजेशन देना है, सुझाव देना है, तो आप अपना सजेशन निश्चित ही कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।